नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि इधर अडानी ग्रुप को लेकर के एक रिपोर्ट जो अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी की आई है, उसके बाद से शेयर मार्केट में और ख़ास तौर से जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं, उनको लेकर के उनके शेयर मार्केट का जो एक जलवा हुआ करता था, आंख मूंद करके लोग उनके शेयर्स जो हैं वो खरीदते थे, उसको लेकर के एक हड़कंप की स्थिति है, एक इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा हो गया है और एक बहुत बड़े सवाल भी इस समय खड़े हो रहे हैं। अडानी वैसे भी एक बड़े ग्रुप के निशाने पर रहा है और वो सही है, गलत है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अडानी को इसलिए भी निशाना बनाया जाता रहा है क्योंकि एक ये आम परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी हैं। पिछले दिनों एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं और मैं भी गुजरात से आता हूँ, इसलिए ये गलतफहमी हो। और शायद एक और कारण है, वो जब 2013-14 में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो अडानी ग्रुप के हवाई जहाज का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया था, तो वो भी एक बहाना बन जाता है लोगों का और इस तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि व्यक्तिगत अगर कोई आपको फेवर लेना है तो वो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभव ही नहीं है, किसी के लिए भी। वो चाहे अडानी हो, अंबानी हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, कोई भी हो, या दुनिया का कोई भी दूसरा उद्योगपति हो या कोई व्यक्ति हो, ये संभव नहीं है। बहरहाल आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसको लेकर के कर रहे हैं कि अडानी के जो शेयर्स हैं उनको लेकर के जो अमेरिका की रिसर्च कंपनी ने दावे किए हैं कि वो मैनिपुलेशन करके उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है। और जिस तरीके से इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर एमएससीआई इस मामले में सक्रिय हुई है और उसने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के हवाले से रिकॉर्ड्स मांगे हैं, दस्तावेज मांगे हैं, उनसे भी अब ये मामला थोड़ा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम अपना काम करते जाएंगे, हम इससे विचलित नहीं होंगे। पर बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो इस रिसर्च कंपनी ने 80-82 सवाल खड़े किए हैं, उनका जवाब तो उनको देना ही चाहिए। तो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं विजय सरदाना साहब, और विजय सरदाना साहब को आप जानते हैं संविधान कानून के जानकार के रूप में, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जानकार के रूप में। लेकिन मैं एक उनको जोड़ने से पहले एक परिचय आपको और दे देना चाहता हूं, जरा इसको आप देख लीजिए। ये उनका कार्ड मैं ढूंढ करके कहीं से लाया हूं। वो एक्चुअल में कारपोरेट मामलों से रिलेटेड भी हैं, जानकार हैं, सेबी के वो बोर्ड में भी रहे हैं और कई फाइनेंशियल जो मामले हैं, शेयर मार्केट है, उसके बहुत ही महीन जानकार हैं। और अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं और इस विषय पर भी, जिस विषय पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं, इस पर भी अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप उनके जो लिंक्डइन, उनका सोशल मीडिया मंच है, वहाँ जा कर के आप उनको अगर फॉलो करें तो वहाँ बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। डे बाय डे की दूसरे विषयों पर भी वो वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो विजय जी को जोड़ लेते हैं और विजय जी को जोड़ करके फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, सबसे पहले तो हम और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अडानी ग्रुप पर अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये अमेरिका बेस कंपनी ने, रिसर्च कंपनी ने लगाए हैं, जिस पर अब तमाम तरह की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया मंचों पर तो इस समय तूफान आया हुआ है ही,
एमएससीआई ने भी इस रिपोर्ट पर फीडबैक मांग लिया है। इसके क्या प्रभाव होंगे ये तो हम आगे जब चर्चा करेंगे तो जरूर आपसे इस पर जानना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं वो आम तौर पर कैसा परफॉर्म कर रही हैं, और जो एक आरोप उन पर लग रहा है कि अप्रत्याशित तरीके से इनके शेयर जो हैं ये ऊपर गए हैं, तो ये कैसे हुआ है और क्या ये एक संदेह की दृष्टि से देखने का कारण है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा जो आपने परिचय दिया उसमें एक करेक्शन करना चाहता हूं। जी मैं इस पे सेबी के बोर्ड पे नहीं था। मैं अभी भी जो सेबी की कमोडिटी मार्केट्स एडवाइजरी कमेटी है उसका मेंबर हूं पिछले करीब 10 साल से। मैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे था। मैं फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं उनके बोर्ड पे रहा हूं, और बाकी जो फाइनेंशियल प्लेयर्स होते हैं, जो कमोडिटी प्लेयर्स होते हैं, उनसे काफी क्लोजली उनके सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और उनके टेक्निकल डिस्कशंस में मैं एक्टिव पार्टिसिपेट करता रहता जी हूँ। जी जी जी। और एज ए इन्वेस्टर मेरा भी थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट भी रहता है, तो इसलिए मैं स्टॉक मार्केट को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि जो आज मुद्दा है जिसको लेके पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स में हड़कंप मचा हुआ है, और कल बहुत क्रूशियल दिन है, तो इन सब बातों के लिए जो आपने सवाल उठाया कि अडानी ग्रुप के बारे में पहले हम जनता, अपने जो दर्शक हैं उनको बताएं। देखिए, इस समय करीब अडानी ग्रुप की 8 कंपनियां लिस्टेड कंपनियां हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो। जी और कुछ चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम उसका टेक्निकल एनालिसिस और लीगल इम्प्लीकेशंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की बात करेंगे तो ये चीजें सामने रहनी चाहिए। एक कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज, जिसका एफपीओ इस समय मार्केट में है, जिसको लेके चर्चा है। जी ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं जनता को, अपने जो दर्शक हैं उनको कहूंगा कि बहुत सारी जानकारी, कंपनी की डिटेल्स, बैलेंस शीट सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। लेकिन क्विकली मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जो इन्वेस्टर्स को, और क्यों इस इतना बड़ा हंगामा है, इसको समझ में आना चाहिए। देखिए, जितनी भी अडानी साहब की कंपनियां हैं, 8 की 8, पहला मुद्दा तो है कि सारी की सारी प्रॉफिटेबल है। जी तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी घाटे में है या मैनिपुलेशन कर रही है। दूसरा, जितनी भी इनकी कंपनियां हैं, अगर मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट्स में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे सीईओ एमडी लेवल के ऊपर रहा हूं, तो जो परफॉर्मेंस देखी जाती है कंपनी की, वो देखी जाती है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। सही। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनी का काम होता है वेल्थ जनरेशन, और बिजनेस मॉडल से ये पता लगता है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि अडानी की जो कंपनियां हैं, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 5% के आसपास है। लेकिन जो अडानी की ग्रीन एनर्जी कंपनी है, जिसको हम सोलर पावर के जहां वो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन 63% है, तो जो बहुत ही हेल्दी है। जी अडानी जी ट्रांसमिशन, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन 30% है। अडानी पोर्ट्स, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन 52% है। अडानी पावर, वहां पे प्रॉफिट मार्जिन करीब 37% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं। जो टोटल गैस गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो उनकी कंपनी है, उसमें 19% है। अडानी विलमार, जो फॉर्चून तेल आप लेते हैं, क्योंकि वो कमोडिटी बिजनेस है, तो वहां जो प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब 3% है। और अभी जो उन्होंने सीमेंट कंपनी एक्वायर करी है, जनरली सीमेंट कंपनीज का अभी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 25 से 30% होता है, लेकिन अभी अंबुजा सीमेंट का मार्जिन करीब 13% है। जी इसका मतलब ये है कि जिस जिस एरिया में अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल सही एरिया है। अगर आप उन कंपनियों को देखें तो बिजनेस मॉडल भी सही है, सेक्टर भी सही है। इसका मतलब वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल है।
और जब ग्रोथ पोटेंशियल होता है तो अट्रैक्शन स्टॉक मार्केट में उन कंपनियों का रहता है। और ये कंपनियां जो एवरेज कंपनियां होती हैं मार्केट में, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो वहां पे अगर पी रेशो 15 के आसपास हम मानते हैं एवरेज, तो ऐसी अट्रैक्टिव कंपनियों का पी रेशो अक्सर ज्यादा होता है। एक बात हमें समझनी होगी, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। जी। अब प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो किस काम आता है? उसमें जो मेजर खर्चे आते हैं वो आपके टैक्सेशन और इंटरेस्ट रेट को लेके आते हैं, जो और डेप्रिसिएशन, तीन चीजें होती हैं। अगर आप उसको हटा दें तीनों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में से, तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है वो भी इन सब कंपनियों में पॉजिटिव है। अगर मैं ये देखूं कि टोटल इस समय अगर अडानी ग्रुप कंपनियों का अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, तो कम से कम 10-12 हजार करोड़ रुपए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका हर साल का है। जी। तो जी। ये भी बात, और इन कंपनियों में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। दूसरी बात जो हमें समझने की है वो ये है कि क्योंकि ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, इसमें शुरू में बहुत इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो फिर अगले 30 से 50 साल तक आप आराम से उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ आपकी जो कॉस्ट आती है वो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। तो इसीलिए ये कंपनियां काफी अट्रैक्टिव हुई हैं। ये बात हमें समझनी होगी। जी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये आता है कि साहब, जब स्टॉक मैनिपुलेशन की जो बात आती है कि क्या अडानी के स्टॉक मैनिपुलेटेड हैं? सर, स्टॉक मैनिपुलेशन कोई भी कंपनी कब करती है? जब उसको पैसा लेके या तो मार्केट से निकलना होता है, या वो बहुत कम उसका अपना शेयर होता है और ज्यादातर शेयर जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास होता है, तो वहां से वो मैनिपुलेट करके रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर लायबिलिटी खड़ी करके एफपीओ निकाल के आप जा सकते हैं। तो सही। कहीं ना कहीं एक गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है अडानी कंपनियों में, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हाइडेनबर्ग की जब रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे तब ये पैरामीटर काम आएगा। जो अडानी एंटरप्राइजेस की जो कंपनियां हैं, उनमें जो पब्लिक शेयर है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अडानी एंटरप्राइजेस की हम बात करते हैं तो करीब 6.5% पब्लिक होल्डिंग है उसकी। अगर 6.5% पब्लिक होल्डिंग है, तो अब आप ये समझिए कि बाकी शेयर किसके पास है? या तो वो प्रोमोटर्स के पास है, या बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास है, या बैंकों के पास है, या और कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। जी। हम ये मान लेते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, आम आदमी, आपके हमारे जैसे जो लोग हैं, शायद हमें इतनी समझ नहीं है, हमारे इतने संसाधन नहीं है कि हम कंपनी को समझ पाए। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास तो पूरे संसाधन है। और अगर ये कंपनी का करीब 93% उनके पास है, और उन्होंने प्रीमियम दिया हुआ है इस कंपनी के शेयर्स पर, काफी हेफ्टी प्रीमियम है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अडानी के शेयर को एनालिसिस करना नहीं आता है? ये सवाल खड़ा करता है। ये एक बिल्कुल। हिसाब से आप ये कहेंगे कि जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है ये उसके काउंटर में जाता है, लेकिन ये इस सवाल को समझना जरूरी है। इसी तरह से जो ग्रीन एनर्जी है उसमें पब्लिक होल्डिंग करीब 23% है। जो ट्रांसमिशन कंपनी है उसमें पब्लिक होल्डिंग मात्र 2.7% है। जो पोर्ट है उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 6.6% है। पावर में करीब 12% है। टोटल गैस में 2% से भी कम है। विलमार में करीब 10.35% है, और अंबुजा में करीब 9.13% है। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप के अंदर जितना भी शेयर एलोकेशन है वो या तो प्रोमोटर्स के पास है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, या फाइनेंशियल कंपनीज के पास है, या जी। म्यूचुअल फंड्स के पास है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अडानी कंपनी के शेयर्स के ऊपर बैठे हैं, या उन्होंने खरीद रखे हैं। इससे यह पता लगता है कि इवन जो बड़ा इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसको भी अडानी की कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स पे भरोसा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है।
कि जो बिल्कुल। ग्रुप कंपनी अडानी की, उनके बिजनेस मॉडल सही है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो भी कंफर्टेबल हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने किया हुआ है, नॉट ओनली इंडिया। इंडिया में तो आप कहते हो कि बैंक और एलआईसी ने किया है, ऐसा नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी काफी हद तक किया हुआ है, और बहुत सारी जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ज्यादा किया हुआ है। तो ये अगर हम एक एनालिसिस करें तो ये बात क्लियर होती है कि अडानी साहब की कंपनियों का बिजनेस मॉडल ठीक है, और इन्होंने जो भी कार्रवाई करी है उसके पीछे, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ये बात पता लगती है कि इसीलिए आपको प्रीमियम डील मिलता है। और क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसा मैंने कहा कि शेयर होल्डिंग का, अगर आज कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर अडानी की कंपनी के शेयर लेके रख देता है और उसको अगर 10 साल बाद वो बात करता है, तो ये शेयर आराम से, जिस पे भी उसने खरीदे होंगे, वो वहां से 10 गुना आराम से बढ़ सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ये फोरकास्ट लेके, एक प्रोजेक्शन लेके कोई भी इन्वेस्टर करता है। तो ये स्थिति है सर अडानी के शेयर्स की। तो अगर कोई ये कहता है कि अडानी की शेयर्स की कंपनी, जो अडानी की कंपनियां, उसका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है, तो ये मेरे को बताना इसलिए जरूरी था ताकि हम लोगों को ये गलतफहमी नहीं रहे। और बहुत बिल्कुल सारे सही है। पैरामीटर्स इंटरनेट में है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, बहुत बवाल मचा हुआ है इधर सोशल मीडिया पर भी, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अडानी साहब का लिंक जोड़ती हैं किसी ना किसी तौर पर प्रधानमंत्री के साथ में, और इसलिए भी उनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं एक मैसेज देख रहा था। ये शिवकांत हैं, इन्होंने लिखा है कि अमेरिकी सट्टेबाज कंपनी ने हजारों करोड़ बनाने के लिए भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी के 4 लाख करोड़ डुबो दिए। ये तो शुरू में 2 दिन में ही डूब गए थे। हर पेंशन और म्यूचुअल फंड को नुकसान हुआ, पर भारत में लोग ऐसे खुश हैं मानो उनकी लॉटरी लगी हो। डाह की ऐसी मिसाल दुनिया में कहाँ मिलेगी। न जाने इस देश का नाम केकड़ा घर क्यों नहीं है। तो एक पक्ष इनका है जो इन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर भारत की किसी कंपनी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उसके शेयर्स डूब रहे हैं, उसको नुकसान हो रहा है, तो इसमें खुशी मनाने की बात क्या है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा विजय जी कि ये रिपोर्ट जो आई है हिंडनबर्ग की, ये कहती क्या है जिस पर इतना बवाल जो है ये भारत में शुरू हो गया है। देखिए, अगर हम हाइडेनबर्ग की बात करते हैं रिपोर्ट की, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने नेट से, इन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और इनफैक्ट मैंने इसकी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। ये करीब 89 पेज की रिपोर्ट है, अगर आप डाउनलोड करके पढ़ते हैं। इन्होंने सवाल क्या उठाए हैं? इन्होंने बेसिकली कुछ सवाल उठाए हैं जो मुझे लगता है कि अडानी साहब को एड्रेस करने होंगे, और वो करने भी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सवाल उठाए हैं तो आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ड है, एनालिस्ट है। अगर एनालिस्ट को किसी कहीं पे कोई डाउट लगता है तो किसी भी लिस्टेड कंपनी के मैनेजमेंट का फर्ज है कि उसको वो एड्रेस करें। अब सवाल यहां यह आता है कि इन्होंने सवाल क्या उठाए। इन्होंने कुछ फंडामेंटल सवाल ये उठाए हैं, अगर मैं उसको क्लासिफाई करूं, ग्रुपिंग करने की मैं कोशिश करूं, क्योंकि पूरी रिपोर्ट की लाइन बाय लाइन पढ़ना मुश्किल है। जी जी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि सर, ये जो कंपनी है इसने उन लोगों को की मैनेजमेंट पोजीशन और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा हुआ है जिनके ऊपर कहीं ना कोई पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ है वायलेशन को लेके। एक्यूज्ड लोगों को, बेसिकली इनका ये कहना है कि आपने एक्यूज्ड लोगों को की पोजीशंस पे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा हुआ है। ओके। उनका आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि आपने जितने भी की डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं वहां पे आपने सारे फैमिली मेंबर्स और अपने रिश्तेदारों को बैठा दिया। तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कैसे उम्मीद कर सकते हो? क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और ये अक्सर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमेशा ये मुद्दा होता है। तो अगर इसकी हम बात करें, तीसरा उन्होंने जो सवाल उठाया वो ये उठाया कि आपने इतनी सारी ऑफशोर छोटी छोटी कंपनियां, 500 से ज्यादा वो कंपनियां क्यों बनाई हैं? क्योंकि अगर आपको कोई बिजनेस डिसीजन लेना है
तो आप निश्चित रूप से सिंपल उसी जो भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है उससे डायरेक्ट आप डील करिए। लेकिन आपने मनी ट्रांजैक्शंस को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत सारी छोटी बड़ी आपने कंपनियां बना रखी हैं, और वो कंपनियां आपके किसी ना किसी रिश्तेदार के पास, दोस्त के पास, रिलेटिव्स के पास, कहीं ना कहीं आपने उसको, इतनी सारी कंपनी बनाने से ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट को या मैनिपुलेशन करने के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं। ये एक उनका एक्यूजेशन। चौथा उन्होंने ये कहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, की आपने बिजनेस दिया, किसी को प्रोजेक्ट दिया, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने कहा मेरा ये प्रोजेक्ट वो कंपनी करेगी, वो करेगी, तो कुल मिला के जितने भी आपने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड लोगों को आपने दिया है और आपने डिस्क्लोज नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कि आपने रिलेटेड पार्टीज को दिया है तो कंपनीज लॉ में एक पूरा प्रावधान है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेके, तो आपने उनको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है? ये 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ने सवाल उठाए। और अगर हम इन कंपनियों की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसा कि अक्सर एलिगेशन लगता है कि भाई आपने ऑफशोर कंपनीज बनाई, जो टैक्स हेवन्स है वहां की कंपनियां आपने बनाई, उसके बाद आपने लोगों को अपने लोगों के थ्रू पैसा रोटेट किया, आपके भाई थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, समधी थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। तो इसीलिए अब सवाल ये आ गया है, क्योंकि जब उन्होंने ये एलिगेशन रिपोर्ट में, इस हिसाब से एक एलिगेशन और एक्यूजेशन है कि यू आर डेलिबरेटली इन्वॉल्व इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इसका मतलब सवाल आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, और इससे बड़ा सवाल ये निकल के आता है, तो इसका मतलब जो अडानी ने बैलेंस शीट्स बनाई है, जो मैंने शुरू में आपको पढ़ के बताई, कहीं ये तो मैनिपुलेटेड नहीं है, कहीं ये तो फिक्टिशियस नहीं है, क्योंकि सत्यम का केस हमने देखा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इस तरह की मैनिपुलेटेड बैलेंस शीट और जो बाद में पूरी मार्केट को लेके एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाए। तो एक वार्निंग सिग्नल, कुछ एक्यूजिशन और कुछ उन्होंने अलग अलग ढंग के अपने एविडेंस इकट्ठे किए हैं जो उस रिपोर्ट में डाले हैं, विद डेट, लोकेशन, टाइमिंग करके, उससे रिपोर्ट में थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी दिखती है। अब सच क्या है क्या नहीं है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और ये अडानी साहब को या अडानी मैनेजमेंट को जवाब देना है कि ये जो कहा गया है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कंपनीज के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अब जिम्मेवारी है कि वो जवाब दे। बिल्कुल सही है। जिस रिसर्च कंपनी ने ये रिपोर्ट दी है, इसकी विश्वसनीयता कितनी है सरदाना जी? देखिए, जहां तक बात है विश्वसनीयता की, देखिए जिस तरह से इन्होंने एविडेंस कोट किए हैं, अब ये भी हो सकता है कि आपने किसी भी, सर कोई भी जब डेवलपमेंट होता है या एक्टिविटी होती है, मान लीजिए उसमें 4 घटनाएं हुई, मैंने आपको चिट्ठी लिखी कि मेरे को ये चीज चाहिए, आपने चिट्ठी लिखी, उसमें मान लीजिए आपने मेरे को मना कर दिया, फिर मैंने आपको चिट्ठी लिखी कि सर ये मेरा काम कर दीजिए, आपने कहा ठीक है काम हो जाएगा, ये चौथी चिट्ठी आई आपसे। अब मैं बीच की 2 चिट्ठी हटा दूं और पहली वाली चिट्ठी में मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो, आपने उसको मना कर दिया हो, फिर मैंने आपसे सही काम की उम्मीद करी हो और आपने उसको एग्री करके भेज दिया कि ठीक है ये काम हो जाएगा, और मैं बीच की 2 चिट्ठियां हटा दूं और पहली गलत वाली रिक्वेस्ट और आपकी सही वाली एप्रिसिएशन को मिला दूं, तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो ये जाएगा कि मैंने आपसे गलत रिक्वेस्ट करी और आपने उसको एग्री किया, लेकिन ये कोई नहीं देखागा कि इसके बीच में 2 कम्युनिकेशन और थे। दैट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। इसीलिए अब ये अडानी साहब के पास, जिसे कहते हैं ना कि बॉल इज इन नाउ अडानीज कोर्ट, कि आपको अब ये बताना पड़ेगा कि ये जो एक्यूजिशन और जो रेफरेंस कोट किए गए हैं इस रिपोर्ट में, क्या वो रेफरेंस सही है, क्या वो रेफरेंस आउटडेटेड है, क्या वो रेफरेंसेस इररिलेवेंट हैं, ये क्या है? क्योंकि ये इसमें बहुत सारे, हर पैराग्राफ में उन्होंने कोई ना कोई चीज कोट करी है, इसीलिए ये मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जब इस तरह के रेफरेंस कोट किए जाते हैं
तो ये बात एक थोड़ा सा जो रीडर है उसको कंफर्ट देता है कि शायद ये रिपोर्ट सही है। लेकिन जैसा होता है कि हर साइड के दो पहलू हैं। अब अडानी साहब को ये बात बतानी पड़ेगी कि ये जो रेफरेंस कोट किए गए हैं क्या वो रेलेवेंट है, सही है, गलत है, ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो अडानी ग्रुप को कितना बड़ा धक्का लगेगा, क्या कीमत इसको चुकानी पड़ेगी। ये तो हमारी समझ में आ रहा है कि एक इनसिक्योरिटी का माहौल है और शेयर्स में जो बिकवाली है इस समय वो भी हमें दिखाई दे रही है, नुकसान भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं और ये सफाई नहीं दे पाते हैं तो इनको कितना बड़ा नुकसान होगा और जो निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उन पर किस तरीके से ये आफत आएगी। देखिए, दो चीजें इसमें देखने की हैं सर, ये अलग अलग व्यू से लोग देख सकते हैं। मेरा असेसमेंट ये है कि देखिए अभी तक ये जो मार्केट है, देखिए दो चीजें बहुत अलग है। मार्केट प्राइस का एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। अगर मान लीजिए आज एक कंपनी अडानी साहब की, टेक एग्जांपल ऑफ अडानी पावर, आज उस कंपनी का करीब जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 10,500 करोड़ रुपए है साल का, और करीब उस कंपनी का जो टर्नओवर है वो करीब 36,000 करोड़ रुपए, और उस कंपनी के पास जो लोन है वो 45,000 करोड़ के आसपास है। तो किसी भी दृष्टि से शेयर प्राइस कुछ भी हो, बिजली तो बिकेगी, कंपनी का प्रॉफिट होगा, सेल होगा, मार्जिन है, सब कुछ है, लोन भी है, और आज तक कभी भी अडानी की किसी कंपनी ने लोन पे डिफॉल्ट नहीं किया, ये भी हमें समझना होगा। तो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी स्ट्रांग है, ये बात हमें समझनी होगी। प्रॉफिट मार्जिन सब कंपनियों में अच्छा है, रिजर्व्स भी हैं, और जो सबसे ज्यादा लोन अगर किसी कंपनी के ऊपर है तो वो है इनका ग्रीन एनर्जी। और दूसरा, अडानी साहब ने एक बात और कही थी, अगर आपको इंटरव्यू में याद हो, कि हमारा जो भारत के बैंकों पे लोन है, जो करीब इनका 2 लाख करोड़ के आसपास जो लोन है, 2,20,000 के आसपास, उसमें भारतीय बैंकों का मात्र 33% है। इसका मतलब सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए भारत की कंपनियों का लोन है, बाकी सब विदेशी लोन है। तो ये अगर स्थिति हम देखते हैं और जिस तरह से बिजनेस मॉडल है, मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल क्राइसिस अडानी ग्रुप पे कोई बहुत बड़ा आने वाला है। पहली बात, फर्क यह आएगा कि जो इनका वैल्यूएशन है कंपनियों का, जैसे आज अडानी साहब की जो वेल्थ है करीब वो $220 बिलियन के आसपास पहुंच रही थी, कंपनियों की वैल्यूएशन। अगर उस कंपनियों की वैल्यूएशन $220 बिलियन है, अगर वो घट के आधी हो जाती है तो $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन का नुकसान होता है, और ये उन लोगों को नुकसान होगा या लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा जिन्होंने शेयर रखे हुए हैं। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो प्रोमोटर्स का ही है, क्योंकि उनके कंपनियों में, सारी कंपनियों में जो शेयर है वो 70-75% के आसपास है। जी जी। तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो अडानी साहब को खुद होगा, पहली बात। जो सबसे कम नुकसान होगा वो होगा रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि वो मुश्किल से 6-7% है ऑन एन एवरेज कंपनियों में। और जो बाकी नुकसान होगा वो होगा बड़ी कंपनियों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो ये स्थिति है। तो कंपनियों की परफॉर्मेंस पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे फर्क है। उसकी जो बैलेंस शीट है, उसके ऊपर जो देखने का नजरिया है, जो ट्रस्ट है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, उस पर थोड़ा सा क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो। इसके आगे कुछ नहीं है। पहला सवाल तो ये है। जी जी। हाँ, अगर उन्होंने शेयर प्लेज करके लोन लिया होगा, मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमें 100 करोड़ का या 5,000 करोड़ का लोन चाहिए और मेरे शेयर की वैल्यू 3,000 रुपए है, और मान लीजिए वो शेयर घट के 1,000 हो जाता है और उस पे बैंक ने उनको 50,000 करोड़ रुपए दिए थे 3,000 के हिसाब से, तब बैंक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपने दिए थे 3,000 के हिसाब से 50,000 करोड़ का, अब उस 3,000 की कीमत रह गई 1,000, तो 1/3। तो जो आपने लोन के लिए शेयर मार्केट, जो उनके शेयर्स को गिरवी रखा था, अब उस शेयर की वैल्यू घट गई, तो बैंक के लिए रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर अडानी साहब उस लोन को चुका देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्थिति है फाइनेंशियल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब जो सवाल आपका ये था कि तो फर्क क्या पड़ेगा कंपनियों को, देखिए इससे कंपनियों से ज्यादा मैं जो कुछ चीजें कहना चाहता हूं वो अलग है। जी जी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हाइडेनबर्ग ने ये रिपोर्ट निकाली, हिंदुस्तान में इतने सारे रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, हर ब्रोकिंग हाउस में रिसर्च डिवीजन है, बाकी फाइनेंशियल एनालिस्ट पूरे हिंदुस्तान में बैठे जो सुबह शाम सट्टेबाजी की टिप्स देते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल रिस्क की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे यहां जो फाइनेंशियल रिसर्च होती है उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क लगता है कि हमारे लोग क्यों नहीं पकड़ पाए, एक बाहर की कंपनी पकड़ पाई। पहला सवाल। इससे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि जो हमारे यहां पे रेटिंग एजेंसीज हैं वो क्या कर रही। तीसरा, उससे भी बड़ा सवाल यह आता है कि जो कंपनी के अपने ऑडिटर्स हैं उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि जब जो कंपनी कह रही है कि रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो क्लीन नहीं दिख रहे हमें, उनका एलिगेशन है ये, वो है या नहीं है दैट इज ए मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो अडानी को देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑडिटर्स हैं, और ऑडिटर्स में भी अडानी का जो रिप्लाई आया है कंपनियों का, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने जो ऑडिटर्स यूज कर रहे हैं वो तो टॉप 6 हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटिंग कंपनी हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ऑडिटर्स काम कर रहे हैं उनकी कार्यशैली पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है। और चौथा सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है वो आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्टैंडर्ड। जैसे हम पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात करते हैं कि हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप इलेक्शन टिकट ना दें, उनसे चुनाव ना लड़वाएं। अब सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये आता है कि क्या फैमिली रिलेटेड जो जो रिलेटिव्स हैं, क्या सारे की मैनेजमेंट पोजीशंस पे उन्हीं को बैठना चाहिए? क्या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? मैं ये नहीं कहता कि फैमिली बिजनेस ना करे, हर आदमी को अधिकार है बिजनेस करने का, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो प्रोमोटर्स फैमिली हैं वो निश्चित रूप से शेयर होल्डर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है सारे की मैनेजमेंट पोजीशंस पे वो उसके परिवार के अपने लोग बैठे हैं, क्या ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हित में है? अब ये सवाल इस हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट से ये निकल के आता है। तो सवाल अडानी पे कम, फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे ज्यादा है हिंदुस्तान में। अब इसके लिए सेबी को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखना होगा कि हमें अपने जो कानून हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनमें क्या सुधार करना है। बिल्कुल सही। ऑडिटर्स के लिए, रेटिंग एजेंसीज के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर्स के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जवाबदेही के लिए, और बाकी जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे और जिनसे चूक हुई। क्योंकि अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल केस हम ये लेते हैं कि हाइडेनबर्ग रिपोर्ट ठीक है, मान लीजिए, इसका मतलब जो उन्होंने 80.84 सवाल जो उठाए हैं, हर सवाल पे अगर कहीं समझ आता है कि हाँ ये सवाल ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि इस गलती को कैसे प्लग किया जाए ताकि ये दोबारा ना हो। उसके लिए आपको एक तरफ तो कंपनी लॉ बदलना पड़ेगा, कंपनी लॉ में संशोधन करने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ क्योंकि ये सारी लिस्टेड कंपनियों की बात हो रही है तो सेबी को भी अपनी गाइडलाइंस को बदलना होगा, जिसको हम बोलते हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज की जो डिक्लेरेशंस होती हैं उनकी जो ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, उनमें भी सुधार करना होगा। और उससे रिलेटेड जितने कानून हैं, चाहे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, बाकी जो डिस्क्लोजर्स हैं, रेटिंग कंपनीज को ये बोलना होगा कि आप ये पॉइंट्स को और कंसीडर करिए। ऑडिटर्स क्यों चूक गए, ऑडिटर्स की जवाबदेही तय होनी पड़ेगी। तो इससे एक फाइनेंशियल सुधार की तरफ मुझे लगता है कि एक कदम और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है और मार्केट में पैनिक होता है तो इससे इंडिया की इमेज पे भी फर्क पड़ता है
कि क्या हमारे यहाँ पे जो कानून है और जो गाइडलाइंस है, क्या वो लचर गाइडलाइंस हैं, क्या वो इफेक्टिव नहीं है, क्या हमारे ऑडिटर्स इफेक्टिव नहीं है, हमारी रेटिंग एजेंसीज इफेक्टिव नहीं है। तो ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे ज्यादा सवाल है, अडानी पे कम है। मेरा ये देखना है इस पूरे प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये बारीकियां समझाने के लिए लोगों को। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वंदे मातरम।